सुप्रभात स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपके समक्ष हिंदी क्लास को लेकर आई हूँ। क्लास 10 के मेरे प्यारे बच्चे, मैं 9 में भी पढ़ा रही हूँ, 10 में भी पढ़ा रही हूँ। 9 में जो पढ़ा रही हूँ उसको भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि 9 और 10 किताब एक ही है। 10 कविता आपको पढ़ना है और 9 कहानी पढ़ना है, एक कहानी नहीं पढ़ना है। जामुन का पेड़ आपको नहीं पढ़ना है। जामुन के पेड़ को बाद में बोर्ड की तरफ से जो आया था लेटर, वो बोले जामुन का पेड़ अभी नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो 9 कहानी पर आपको पढ़ना पड़ेगा और 10 कविता आपको पढ़ना है। क्लियर? तो क्लास शुरू करने के पहले मैं फिर से आपको वही बात बताऊंगी जो मैंने पिछले क्लास में बताया था। स्वच्छता जरूरी है, सफाई जरूरी है। घर में ही रहिए, घर में ही रहकर स्वच्छता और सफाई पर ध्यान दीजिए और सुरक्षित रहिए, ताकि पूरी कोशिशों के बाद हम लोग जब नया जीवन फिर से एक नया जीवन शुरू करेंगे तो उसमें स्वच्छता ही स्वच्छता हो, कहीं कोई जीवाणु ना हो, कहीं कोई गंदगी ना हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, यस। आइए आज हम पढ़ेंगे बुक 1 से चैप्टर 9 भेड़, भेड़े और भेड़ी। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, कहानी पढ़ने के पहले लेखक का परिचय आपको जानना पड़ेगा ही, क्योंकि लेखक के परिचय के बिना कोई भी कहानी पढ़ना ठीक संभव नहीं है। क्योंकि जिस लेखक ने कहानी लिखा है उसके बारे में तो जानकारी लेना होगा ही, और उसकी जानकारी हमें रखनी ही पड़ेगी। तो पहले हम लोग जानकारी ले लेते हैं, यानी लेखक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेखक परिचय में बता रही हूँ, आपके पास अब अपना टेक्स्ट बुक है, साहित्य सागर वर्कबुक भी है और एक तो कंप्लीट कोर्स बुक इन हिंदी भी है। तीनों में लेखक का परिचय दिया हुआ है। आपको जहां से सुविधा हो आप लेखक परिचय पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद उसे लिखने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अच्छा, तो लेखक परिचय में लेखक हरिशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था मेरे डियर बच्चे? इनका जन्म हुआ था 22 अगस्त सन 1922 में मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जामनी गांव में। ठीक है, जामनी गांव में। और ये व्यंग्य सम्राट कहे जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर भी इन्होंने करारा व्यंग्य किया था। इनके कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, और जैसे उनके दिन फिरे। अच्छा, उपन्यास में इन्होंने क्या लिखा था? उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। कॉपी और कलम अपने पास रखनी है। कॉपी और कलम लेके आप बैठिएगा। कॉपी और कलम में लेकर बैठना इसलिए कि मैं जो जो कह रही हूँ उसे आप नोट करते जाइए, और जो जो लिख रही हूँ उसको भी आप नोट करें। निबंध भूत के गांव पीछे सदाचार की ताबीज।
सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज। व्यंग्य निबंध संग्रह में इन्होंने क्या लिखा था? व्यंग्य निबंध संग्रह। व्यंग्य निबंध संग्रह में ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखा, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। क्लियर? तो लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद के जामनी गांव में हुआ था। ये व्यंग्य सम्राट कहे जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर भी इन्होंने करारा व्यंग किया था। इनकी कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे इत्यादि, उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज इत्यादि, निबंध में भूत के गांव पीछे, सदाचार की ताबीज इत्यादि, व्यंग्य निबंध सम्राट में ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं इत्यादि हैं। परसाई के व्यंग्य कथात्मक और करुणा जनित होते हैं और इनका देहांत यानी मृत्यु, और इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1995 को जबलपुर में हुआ। 18 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुआ। जबलपुर में हुआ। ठीक है। जबलपुर में हुआ था। क्लियर? जबलपुर में हुआ था। और लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1922 मध्य प्रदेश में जिला होशंगाबाद में के जामिनी गांव में हुआ था। इनकी कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध भूत के गांव पीछे, सदाचार की ताबीज, व्यंग्य में निबंध संग्रह में ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं इत्यादि हैं। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1995 में जबलपुर में हुई थी। ये व्यंग्य सम्राट कहे जाते थे। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर भी इन्होंने करारा व्यंग किया था। परसाई के व्यंग्य कथात्मक और करुणा जनित होते हैं। इतना हम लोगों ने इनके बारे में जाना। लेखक परिचय आप बार बार पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसको लिखने की कोशिश करनी है। इसके बाद हम लोग कहानी के पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं। कहानी के पृष्ठभूमि पे हम लोग आते हैं भेड़े और भेड़िए। भेड़े और भेड़िए कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कहानी में सारांश पढ़ेंगे हम लोग। सारांश, उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, शीर्षक की सार्थकता और चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण में हम लोगों का यहाँ पे है भेड़िया, नीला, पीला, हरा, सियार, बूढ़ा सियार,
बूढ़ा सियार इत्यादि। ठीक है, अच्छा। तो कहानी के सारांश पढ़ाने के पहले मैं उद्देश्य के बारे में बता देती हूँ। ये कहानी जो है प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है और इसमें प्रजातंत्र के विषय में बताया गया है। और प्रजातंत्र के विषय में बताते हुए इस विषय को जो है इस विषय के बार बार जो है दर्शाया गया है। जो जनता नेक जनता, ईमानदार जनता को किस तरह से राजनीतिक स्तर पर जो है मूर्ख बनाकर उससे जो है वोट ले लिया जाता है और उसके बाद जो भी काम होता है जनता के हित में ना होकर बल्कि वो जो है नेता के हित में काम होता है। इस कहानी में भेड़े को जो है भेड़ को जनता कहा गया है और भेड़िया को राजनीतिक स्तर पर जो नेता घूस लेते हैं, जो नेता जो है जनता को ठग कर अपना काम करते हैं, जो नेता जो है अपना फायदा देखते हैं, उनके विषय में बताया गया है। कहानी के उद्देश्य में बार बार करके यही समझाया गया है कि जो किस तरह से भोली भाली जनता को किस तरह से भोली भाली जनता के ऊपर जो है शासन चलाकर बड़े से बड़े नेता लोग अपना काम निकाल लेते हैं। तो कहानी के उद्देश्य में यही बताया जा रहा है। जो लेखक ये संदेश देना चाहते हैं, जो जनता इन छत्तम वेशी नेताओं से सावधान रहे, इनकी वेशी वार्ता और वार्ता के मायाजाल में ना उलझे, बड़ी सतर्कता के साथ अच्छी तरह से रोक बजाकर ही अपना प्रतिनिधि चुने। मतलब लेखक कहानी के उद्देश्य के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, जो नेताओं की बड़ी बड़ी बातों में न जाकर, उनके माया मोह में न फंसकर अपने हिसाब से ही, अपने ही बल पर वे अपनी प्रतिनिधि चुने और अपने ही हिसाब से जो है वे जो है प्रतिनिधि चुने और सत्ता की बागडोर को उनके हाथों में सौंपे, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेंगी वही होगा। क्लियर? कहानी के उद्देश्य में बताया गया है, शीर्षक की सार्थकता में बताया गया है। जो ये प्रतीकात्मक लेख के दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रजातंत्र के नाम पर भ्रष्ट व्यवस्था चली आ रही है, भ्रष्टाचार फैलता चला जा रहा है। ढेरे सामान्य जनता और ढेरिया ढोंगी और छंदवेशी नेताओं का प्रतीक है। रक्षक के नाम पर वे भक्षक बन जाते हैं और किस तरह से भोली भाली जनता को ठगते हैं। इस कहानी में बार बार भेड़ों को ठगा जा रहा है, भेड़ों को बार बार जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनकी भोली भाली और ईमानदारी को जो है लेकर ईमानदारी, उनकी भोली भाली और ईमानदार स्वभाव को का फायदा लेकर किस प्रकार से भेड़िया और सियार ने उन्हीं के जाल में उन्हीं को फंसा देते हैं और किस तरह से उनका शोषण करते हैं। बार बार भेड़ का नाम आया है, बार बार भेड़िया का नाम आया है, इसीलिए इस कहानी का नाम शीर्षक के साथ करता भेड़ और भेड़िया पड़ा है। चरित्र चित्रण में जब हम लोग आया जाते हैं तो इस कहानी के मुख्य पात्रों में हम लोग देखते हैं भेड़, भेड़िया है, नीला, पीला और हरा सियार है, बूढ़ा सियार है इत्यादि है। तो ये हम लोगों ने आज देखा कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य, शीर्षक की सार्थकता, चरित्र चित्रण। यस, ये तीनों ही चीज आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स बुक इन हिंदी आपके पास जो है उसमें भी मिलेगा, वर्कबुक में भी आपको मिल जाएगा। इसमें आप इसे बार बार पढ़िएगा। क्लियर? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहानी के सारांश पे। कहानी के सारांश में बताया गया है कि जो भेड़े जो है भोली भाली भेड़, इस कहानी में भेड़े भोली भाली जनता है और भेड़ जो है भोली भाली जनता है, नेक है, ईमानदार है। भेड़ों की संख्या अत्यधिक हो जाने की वजह से भेड़ों को ऐसा लगा रहा था जो अब उनके लिए भी एक शासन व्यवस्था की जरूरत है और उनके लिए भी एक जो है मत है, एक तय होना चाहिए। वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। पशु समाज में इस तरह की घोषणा से क्रांतिकारी परिवर्तन की इस हर्ष की लहर दौड़ गई। सुख, समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ग अब आएगा, यह आएगा और आएगा, ये सोचकर सभी भेड़ें खुश होने लगी। वन प्रदेश में यह कहानी
पनपती है वहाँ बहुत सारे भेड़ हैं जो न्यायत है, नेक, ईमानदार, कोमल, विनय, दयालु, निर्दोष हैं, पशु हैं जो घास तक को भी चुन चुन कर खाते हैं। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा, अब अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे, कोई जीवधारी किसी को न सताएगा न खाएगा, सब जिएंगे और जीने देंगे, शांति, स्नेह, बंधुत्व और सदियों का समाज पर आधारित होगा। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट और विपत्ति का समय आ गया। भेड़ों ने तो अपना जनता प्रतिनिधि चुन लिया है, भेड़ों की शासन व्यवस्था हो जाएगी, उन लोगों का अपना एक प्रजातंत्र हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो अब हम लोग कोई भेड़ नहीं खा पाएंगे, कोई जीव जंतु नहीं खा पाएंगे, अब हम लोग को घास खा के रहना पड़ेगा। इसी सोच में वे लोग जो है दिन बिताने लगे। इतने में बूढ़ा सियार भेड़िया के पास आता है। बूढ़ा सियार भेड़िए जो लोग मांस वगैरह, पशुओं के जो मांस वगैरह खाते हैं, जो छोड़ देते हैं, बाकी के बचे हुए हिस्से को सियार लोग खाता है। इसलिए सियार भेड़िए के पास ही रहता है। भेड़िए के पास ही रहता है। भेड़िया बहुत ही चिंतित है, बहुत ही जो है ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करेंगे। सियार उनसे पूछता है, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं, आप ही तो हमारे मालिक हैं। तब भेड़िया सब बात करता है जो भेड़ों ने एक वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो जाएगी। पशु समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई है। वन प्रदेश में अब हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। भेड़ों का भय दूर हो गया, अपने प्रतिनिधियों से वह कानून बनवाएंगे, कोई जीवधारी को न सताएगा न खा पाएगा, सब जिएंगे और सब को जीने देंगे। इस तरह की व्यवस्था पनपेगी, इस तरह से कानून बनेगा। तभी सियार बोलते हैं, जो आप किसी बात की चिंता ना करें, आप सर्कस में चले जाइए। तब भेड़िया बोलता है, जो वहां पर तो सुनते हैं, जो अब मनुष्य को भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि मनुष्य को भी अब जो है रखा नहीं जाता है, सभी जो है वहां से दूर भागते चले जा रहे हैं। तब सियार बोलता है, आप चिंता ना करें, कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होगी। इसके बाद सियार दूसरे दिन भेड़िए के सामने पीला, नीला और हरे 3 सियार को रंग कर लाता है। एक सियार को पीले रंग में रंगता है, दूसरे को नीले रंग में, तीसरे को हरे रंग में, और कहता है आप वहां चलिए जहाँ पर भेड़ों की संख्या में सब बैठे हुए हैं, जहाँ पर बहुमत होगा। और भेड़िए को तिलक लगा देता है, गले में कंठी लगा देता है और घास फूस देता है, और कहता है, जो आप अपने हिंसक नजर किसी पर नहीं दोहराइएगा और उस सभा में चलिए। और ये पीला सियार जो है, इसको बहुत विद्वान, विचारक, कवि तथा लेखक बनेगा। नीला सियार पत्रकार बनेगा। हरे रंग का सियार धर्मगुरु बनेगा। अब भेड़िया जो है उस भेड़ों की सभा में जाता है। सियार जो है भेड़ों को बहुत अच्छे ढंग से समझाता है और कहता है, जो आप लोग की सुरक्षा के कारण आप लोगों के लिए जो है भेड़िए ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, हिंसक स्वभाव छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले की बात देखिए, छोटा सा भेड़ का बच्चा मर गया था, उसका उन्होंने अपने हाथों से अतिश्रेष्ठी कर्म किया था। और इन्होंने सब पशुओं को खाना छोटे छोटे जीव जंतु को भी सताना छोड़ दिया है। आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए और आप जो है इनके इसमें मत दीजिए, ये आपकी सुरक्षा की पूरी ध्यान रखेंगे। और ये लोग जो है पीले रंग के सियार, नीले रंग के सियार, हरे रंग के सियार, ये स्वर्ग के देवता हैं। यही लोग जो है आप लोगों की सहायता के लिए हैं और आप लोगों की सहायता करेंगे। उसके बाद जो है भेड़िए की बात, सियार की बात को सुनकर सब लोग समझ जाते हैं। अब भेड़ एक मत से भेड़िए को मत दे देते हैं, भेड़िए अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं भेड़िए को। जब चुनाव पूरा हो जाता है, भेड़िया जो है नेता बन जाता है, तब एक नया कानून बनाता है, जो नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा चाहिए, और दोपहर में खाने के लिए पूरी भेड़ चाहिए, और स्वास्थ्य के ध्यान में रखने के लिए शाम को आधी भेड़ की आवश्यकता पड़ेगी। जब चुनाव पूरा हो जाता है, सारा मत जब भेड़ियों के पक्ष में आ जाता है, तब नया कानून बन जाता है, नया नियम बन जाता है, जिसके आधार पर फिर से भेड़ों का जीवन जो है
मुश्किल में पड़ जाता है और उनके ऊपर जो है शोषण होना शुरू हो जाता है। अर्थात इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया, जो न्यायती, नेक, ईमानदार, भोली भाली जनता से वोट लेने के बाद, चुनाव लेने के बाद जो नेता लोग हैं, कुछ नेता लोग ऐसे हैं जो अपना काम निकाल लेते हैं और जनता को ही ठगते हैं और जनता पर ही अपना शोषण चलाते हैं। जिस प्रकार इस कहानी के माध्यम से ढेरों ने अपना सब कुछ चुनाव पूरा कर लिया था, ये लोग प्रजातंत्र की व्यवस्था भी कर चुके थे, किंतु बूढ़े सियार ने छल और कपट करके भेड़िए को जो है संत बना दिया और नीला, पीला, हरा रंग से 3 ठो सियार को रंग देता है, भेड़ों की सभा में पहुंचता है, वहां पर भेड़िए को संत कहता है, भेड़ियों की के बारे में अच्छी बातें करते हैं, जिससे भेड़ जो है भेड़ियों के बहुमत में भेड़ियों की बातों पर भेड़िए के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अपना मत भेड़िए को दे देते हैं, जिसके फलस्वरूप भेड़िया जो है नेता बन जाता है और नेता बनने के बाद फिर से भेड़ों पर शोषण शुरू कर देता है। शोषण के रूप में क्या करते हैं, जो नाश्ते के लिए एक भेड़ का मुलायम बच्चा का कानून बन जाता है, जो नाश्ते में एक भेड़ का एक मुलायम बच्चा चाहिए, दोपहर को एक पूरी भेड़ चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शाम को आधी भेड़ की आवश्यकता होगी। तो देखा आपने जो किस तरह से अपना काम निकालने के लिए भेड़िए ने फिर से भेड़ों का शोषण किया। अर्थात इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही बताया है, जो भोली भाली जनता को ठग कर नेता जो है अपना काम निकाल लेते हैं और अपना काम निकाल कर फिर से भोली भाली जनता पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद 2 चीज आपको करना है, कंपोजिशन। लैंग्वेज में आपको कंपोजिशन करना है। कंपोजिशन में करना है, अचानक आई आंधी एवं भीषण वर्षा में फंसने का अनुभव। मतलब लैंग्वेज में आपको जो होमवर्क करना है, ये मैं आपको बता दूं। लैंग्वेज पोर्शन में अब आपको जो है जो करना है मैं बता दूं। लैंग्वेज में कंपोजिशन में अचानक आई आंधी एवं भीषण वर्षा में फंसने का अनुभव। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 34 में। अच्छा, पत्र में आपको क्या करना है, मित्र को ऐतिहासिक स्थान के भ्रमण का वर्णन हेतु पत्र लिखना है। पत्र 103 और इसका नंबर है 28। ठीक है, लास्ट इन वर्ड ग्रामर में आपको क्या करना है, अंत में ग्रामर में आपको क्या करना है, पेज नंबर 171 172 अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है। क्लियर, अभ्यास करना है। बस 2 मिनट का और मेरा समय लूंगी आप लोगों से। जो लैंग्वेज में कंपोजिशन में अचानक आई आंधी एवं भीषण वर्षा में फंसने का अनुभव, मतलब आंधी और वर्षा आने से किस तरह से आप फंस गए हैं और कैसे आप घर नहीं जा पा रहे, इन विषयों को आपको उद्घाटित करना है, लिखना है। पत्र में कोई भी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। और ग्रामर में पेज नंबर 171 172 में देखिएगा, इन करेक्ट वर्ड को करेक्ट करना है। तो इसको बार बार आप पढ़िए, बार बार अभ्यास कीजिए, तभी आप ये तैयारी कर पाइएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, बुक 2 में
भेद और भेड़िए में से कहानी का सारांश, शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ा एवं लेखक परिचय हरिशंकर परसाई के बारे में जाना। इसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज में क्या किया, कॉम्पोजिशन एक तो दिया गया है, इसे आपको करना है, लेटर एक तो करना है और पेज नंबर 172, 171, 172 से अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना है, इसको बार बार अभ्यास करना है। ओके, फिर मिलेंगे कुछ दिनों उपरांत, कुछ समय उपरांत। तब तक आप लोग अपना अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद।